वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो जो आज हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है इज़ द 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेट फॉर जुडिशियल सर्विस वेलकम। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना जो रिक्वायरमेंट था वो 3 ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस कर दिया है कि एक कैंडिडेट उससे पहले एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विस रोल्स में नहीं आ सकता। उन्होंने अपना 2002 का डिसीजन जो है वो रिवर्स किया है और 1993 का रूल ही वापस लाए हैं। तो इस मूव ने काफ़ी ज़्यादा डिबेट स्पार्क कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट क्या ये डिसीजन दे सकता था या नहीं। तो इन सब बारे में हम बातचीत करेंगे। हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट के रूप में ही इसको देख लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग द 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट आर कि जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है जजेस के लिए। जो एक प्रैक्टिकल कोर्ट रूम एक्सपीरियंस है वो किताबें पढ़ने से या वैसे नहीं आएगा। तो डायरेक्टली एग्ज़ाम देने के बाद सीधा जुडिशियल एंट्री लेवल जॉब में लग जाना इतना सही नहीं है। ऐसा ऑथर्स का कहना है कि उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर जजेस बेटर रियल वर्ल्ड लीगल केसेस को हैंडल अच्छा कर सकेंगे। कई हाई कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को अगर हम कर लेते हैं तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता उनका। फिर बार काउंसिल ने भी क्रिटिसाइज़ किया जजेस को कि उनका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इनकैपेबल और इनफेक्टिव है। इमोशनल एंड प्रोफेशनल मैच्योरिटी, फिर ये भी कहना है कि जो लाइफ और लीगल एक्सपीरियंसेस हैं जो सालों में सीखे जाएं, उसी से जजेस की एक मैच्योरिटी, पेशेंस, विजडम डेवलप होती है, जो कि एक फेयर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पर्सन अपने 30s में है उसको रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी देन अ फ्रेश ग्रेजुएट। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अगेंस्ट क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि वो 3 साल में बेटर स्किल्स ही सीखेंगे, क्योंकि अब पता नहीं ना कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर जूनियर लॉयर्स को इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं दिया जाता है, वहाँ पर भी वो रियल टास्क तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। बेसिक टास्क जैसे कि एडजर्नमेंट्स वगैरह लाना, ये सब कर रहे हैं, तो कोई डिसीजन मेकिंग और रियल लीगल आर्ग्यूमेंट्स को सीखेंगे कैसे। फिर ट्रेनिंग जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंस्टेड की, रादर देन एडिंग अ प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं जुडिशियल ट्रेनिंग अकेडमीज़ पर, लेकिन वहाँ पर जो करंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसोर्सेज लैक करते हैं और गुड फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशोज़। वैसे सेम जैसे पहले भी आर्टिकल्स में बात हो रखी कि हम इंडियन जुडिशियल सर्विस लाएं, उससे क्या होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। जैसे यूपीएससी के बाद आए, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है हमारे एग्ज़ाम्स, तो उसमें वो आईएएस आईपीएस के लिए ट्रेनिंग होती है। तो वैसे ही अगर जुडिशियल सर्विस में भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और बाद में उनको डिप्लॉय करा जाए जजेस के साथ, तो उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वहाँ पर मिल सकता है बेटर। बाकी तो डिफरेंट है, मतलब ये पर्सनल व्यू पॉइंट था मेरा। कुड बी अ मेयर फॉर्मेलिटी, बिना प्रॉपर गाइडलाइंस के हम उनके 3 साल के एक्सपीरियंस को जज कैसे करेंगे। वो सिर्फ एक चेक बॉक्स की तरह रहेगा कि हाँ ठीक है करी है तो करी है। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है वेरीफाई करने का, कोई भी मतलब वैसे भी ला के एक्सपीरियंस दे सकता है। तो एक डिजिटल लॉग बुक या ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जो कि वैलिडेट कर सके कि हाँ उनका रियल कोर्ट रूम वर्क का एक्सपीरियंस रहा है। फिर अनफेयर टू नॉन लिटिगेशन लीगल रोल्स, अब जो कैंडिडेट्स लीगल एडवाइजर्स की तरह पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका काम भी तो वैलिड है ना, पर ये अनक्लियर है कि उनका एक्सपीरियंस कैसे एक्सेस करा जाएगा। फिर पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि फिर अब जब हम 3 साल का किसी को कह देंगे कि पहले 3 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों के लिए उनके फ्यूअर कैंडिडेट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 3 साल कहीं पर उन्हें सस्टेन करने के लिए, वहाँ पर लीगल प्रैक्टिस करने के लिए उनके रिसोर्सेज सपोर्ट ना करें उन्हें, तो वो उतना ज़्यादा फिर वो इधर आना ही बंद कर देंगे। वो सोचेंगे ही नहीं कि हमें इस सेक्टर में जाना है। तो रूल हो सकता है कि टॉप टैलेंट को, जो कि पुअर फैमिली से या लेसर नोन लॉ स्कूल से आ रहा है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के कारण उनको स्टार्ट में ही डिस्करेजमेंट मिल जाए। फिर वुमेन के लिए जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो है वो सफ़र करेगी इससे। क्यों? क्योंकि अब जो वुमेन है उनका यही रहता है कि फिर उनको जल्द से जल्द अपना सेटल होना है किसी अच्छी जॉब में या अपने करियर वाइज, क्योंकि मोस्टली की फैमिलीज़ उनको प्रेशराइज़ करने लग जाती हैं आगे मैरिजेस वगैरह के लिए, तो उनके पास कम टाइम ही होता है अपने आप को वेल सेटल करना। तो अब 3 साल का जब हम बैरियर लगा देंगे तो जो वुमेन है वो डिसप्रोपोर्शनली इफेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी फैमिलीज हेजिटेंट रहेंगी कि उनको लिटिगेशन में सपोर्ट करने के लिए। फिर जुडिशरी जो है वो स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों देता है,
तो वो एक बेटर ऑप्शन है वुमेन के लिए। पर लेकिन अगर हम अर्ली एंट्री उनकी बंद कर देंगे तो और साथ में 3 साल का बैरियर भी लगा देंगे तो हो सकता है बहुत कम वुमेन ही चूज़ करें जुडिशियल पाथ, जिससे कि डाइवर्सिटी पे इफेक्ट आएगा। ऑलरेडी हमारे पास वुमेन कम है, हम फिर इस चीज़ को उस तरह बैरियर लगा रहे हैं। लैक ऑफ अट्रैक्शन टू जुडिशियल जॉब्स, तो अगर जिस टाइम तक कैंडिडेट अपने 3 साल की प्रैक्टिस ख़त्म करेगा वो ऑलरेडी 28 से 30 ईयर्स तक का हो जाएगा। तो अब इस एज ग्रुप के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी और पोजीशन रहती है जुडिशरी में वो हो सकता है इतनी अपीलिंग ना हो। तो जो बेटर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छा मतलब जिनको नॉलेज है वो हो सकता है फिर यहाँ पर आना इतना प्रेफर ना करें। वो प्रेफर करेंगे टू स्टे इन लिटिगेशन और सीधा एम करें फॉर डिस्ट्रिक्ट जज रोल्स डायरेक्टली। इज दिस कोर्ट रूम पॉलिसी मेकिंग, तो कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूल ओवरस्टेप कर लिया। आर्टिकल 234 के तहत सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट्स, ना कि सुप्रीम कोर्ट, यही एलिजिबिलिटी रूल्स बताते हैं फॉर जुडिशियल पोस्ट। तो क्रिटिक्स का कहना है कि जो डिसीजंस हैं वो डेमोक्रेटिकली लिए जाने चाहिए विद पब्लिक कंसल्टेशन एंड प्रॉपर डाटा। जिनके लिए ले रहे हो उनके भी फीडबैक और रिव्यूज़ तो ज़रूरी है। व्हाट्स मिसिंग इन द डिसीजन, कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं दिया गया कि जो जजेस हैं जिनका प्रायर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं होता वो ख़राब परफॉर्म करते हैं। कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुई, फीडबैक नहीं लिया गया लॉयर, स्टूडेंट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स से। फिर जो सिस्टम है उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर डाटा नहीं है फॉर अटेंशन रेट्स ऑफ जजेस, कंप्लेंट्स या परफॉर्मेंस इश्यूज लिंक टू देयर बैकग्राउंड। तो जो डिसीजन है वो रिसर्च बेस्ड या ओपन डिस्कशन से होना चाहिए था। तो फाइनल थॉट्स यही है कि जो आइडिया है एक जज की क्वालिटी इम्प्रूव करना वो अच्छा है, पर लेकिन ये रूल हो सकता है बेस्ट वे ना हो। तो ये अनइंटेंशनली डाइवर्सिटी हर्ट करेगा, रिड्यूस एक्सेस करेगा और फेल टू अचीव रियल इम्प्रूवमेंट्स। तो ज़रूरी क्या है, बेटर ट्रेनिंग, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स टू एक्सेस द एक्सपीरियंस and inclusive policy making. Next article is rewriting the script of early childhood education. तो early childhood education क्या है, जैसे प्री स्कूल्स, पहले 3-4 साल की जो रहती है एजुकेशन जिसमें क्रचेज़ में बच्चों को ज़्यादा छोड़ देते हैं, वो अपने स्किल्स वैसे खेल कूद से डेवलप करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी हैं, तो उस चीज़ को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कह देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, लॉटरी, द प्रॉब्लम इज़ द लॉटरी ऑफ बर्थ। तो कोट है, सम किड्स विन द लॉटरी एट बर्थ, फार टू मैनी डोंट। तो अब ये क्या चीज़ है कि कुछ लोग तो अच्छी फैमिलीज़ में बॉर्न होते हैं, वहाँ पर उनका प्रॉपर केयर किया जाता है, उनके लिए क्रचेज़, अर्ली एजुकेशन अच्छी मिलती है उनको। पर लेकिन इंडिया में हर एक 5 में से 1 बच्चा जो है वो इन पॉवर्टी में पैदा होता है, जिससे उसकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, लर्निंग और फ्यूचर इनकम चारों चीज़ें इम्पैक्ट होती है। ये इक्वालिटी उसे अर्ली इन लाइफ में ही शुरू हो जाती है, तो उसको लेटर फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। वाई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैटर्स, तो ये चीज़ है कि कहते हैं कि हर एक जो पैसा हम उसका अर्ली एजुकेशन में स्पेंड करते हैं उससे हमें 4x मोर लाइकली है कि वो अर्न अच्छा करे एज एडल्ट, एंड 3x मोर लाइकली टू ओन अ हाउस अगर उसको अर्ली क्वालिटी अर्ली एजुकेशन दी गई है तो। करंट चैलेंजेस इन इंडियाज़ ईसीई सिस्टम, तो लैक ऑफ प्रॉपर टीचिंग टाइम है। 5.5 करोड़ चिल्ड्रन जो हैं वो इस 3 से 6 साल के उसमें आंगनवाड़ीज़ में इनरोल्ड हैं, पर और गवर्नमेंट प्री स्कूल्स में। पर जो आंगनवाड़ी टीचर्स हैं वो सिर्फ 38 मिनट्स ही अपना टीचिंग करती हैं उनको डेली, जबकि वो 2 आवर्स होना चाहिए। 9% जो प्री स्कूल्स हैं उनके पास सिर्फ 9% प्री स्कूल्स हैं हमारे पास जिनके पास एक डेडिकेटेड ईसीई टीचर है, जिसके कारण काफ़ी किड्स को तो ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाती है बाय क्लास 1, और कुछ तो सीधा प्री स्कूल इंटायरली ही स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली क्लास 1 में अनप्रिपेयर्ड पहुंच जाते हैं। लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 1263 रुपीज़ पर चाइल्ड एनुअली ऑन ईसीई एंड 37,000 पर चाइल्ड ऑन रेगुलर स्कूल एजुकेशन। जो टीचिंग मटेरियल्स हैं उन पे ये पैसा ज़्यादा लगाया जा रहा है, पर लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए टीचर्स ही नहीं है, सुपरवाइजर्स ही नहीं है, तो कैसे करवाया जाएगा। नॉट इनफ सुपरवाइजर, सिर्फ 282 आंगनवाड़ीज़ पे सिर्फ एक सुपरवाइज़र है। सॉल्यूशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और ईसीई टीचर्स और सुपरवाइजर्स को हायर करें, टारगेटेड फंडिंग करी जाए ताकि हम बिग इम्प्रूवमेंट्स ला पाएँ।
लो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अब पेरेंट्स करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें, उनको सेंटर एक्टिविटीज़ में बुलाएं, वर्कशीट शेयर करें, उनको साथ कुछ गेम्स में इन्वॉल्व करें। मध्य प्रदेश ने जैसे बाल चौपाल प्रोग्राम किया जिसमें पेरेंट्स को फन लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल स्मार्टफोन एक्सेस से ऐप्स या व्हाट्सएप से पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं लर्निंग एट होम। पॉजिटिव स्टेट एक्शंस क्या रहे, यूपी ने हायर करे 11,000 ईसी एजुकेटर्स और साथ में ट्रेन मास्टर ट्रेनर्स ऑन हाउ टू टीच यंग किड्स। ओडिशा ओपनिंग शिशु वाटिकास नर्सरीज इन एवरी स्कूल। लुकिंग अहेड अ नेशंस अपॉर्चुनिटी, तो बाय 2047 हम हमारे में से 1 बिलियन इंडियंस जो है वो वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 200 मिलियन पीपल जो है वो एस्केप करेंगे पॉवर्टी को, एक स्ट्रॉन्गर इंडिया बनेगा हमारा, जो विकसित भारत हम चाहते हैं। तो फाइनल टेक अवे यही है कि हमें बेटर एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देनी है जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, उससे एक बड़ा फ्यूचर रिजल्ट ला सकते हैं हम इंडिया के लिए। तो टाइम है टू रीराइट द स्क्रिप्ट एंड गिव ऑल चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, लर्न एंड लीड। तो ये हमारे आज के 2 आर्टिकल्स थे, एक जुडिशियल सर्विस पे और एक एसी पे। थैंक यू।